इंसान का सबसे कीमती गहना परिश्रम है और जिंदगी का सबसे अच्छा साथी है आत्मविश्वास। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। 2 दिवसीय यात्रा पर पोलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजधानी वार्सा में जोरदार स्वागत। भारतीय समुदाय को किया संबोधित। आज राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 करेंगी प्रदान। प्रख्यात बायोकेमिस्ट गोविंद राजन पद्मनाभन को पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को दिया जाएगा विज्ञान टीम का पुरस्कार। तेईस अगस्त को मनाया जाएगा पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित मुख्य समारोह का करेंगी उद्घाटन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में 19वें CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, भारत का उदय वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए आवश्यक स्वच्छ प्रौद्योगिकी, जलवायु के अनुकूल कृषि, समुद्री सुरक्षा, संपर्क और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत अफ्रीका सहयोग महत्वपूर्ण। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली स्थित भारतीय विद्या भवन में अंग्रेजी संस्कृत शब्दकोश का किया विमोचन। कहा, हमारी संस्कृति का कोई मुकाबला नहीं, इसका सर्जन करना हमारा धर्म। बोले, संस्कृत का भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान से है गहरा संबंध। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर पोलैंड पहुंचे। पोलैंड पहुंचने पर राजधानी वार्सा में एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। पोलैंड पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्सा में जाम साहब ऑफ नवानगर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के मोंटे कैसिनो स्मारक का दौरा भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्सा में मोंटे कैसिनो स्मारक और कोल्हापुर परिवार के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जो कि एक दूसरे के बगल में स्थित है। नवानगर में जामनगर को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने कोल्हापुर परिवार के स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्होंने ऑस्ट्रिया की यात्रा की है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की बदलती विदेश नीति से भारतीय समुदाय को लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि ये बदला हुआ भारत है और बदला हुआ भारत सबके साथ है, सबके हित की सोचता है। हमें गर्व है कि आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। To my Polish brothers and sisters, much treasured Polish relatives, I'm truly overjoyed to learn that Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, is visiting Poland and also interacting with my extended family in Poland. The people of Jamnagar, I reflect my deep reverence on the unimaginable trials and enduring hardship they were endured by the Polish brothers and sisters. The strength and the fortitude they showed through the darkest hours of history stand as a beacon of courage and hope for all humanity. Even today, we honor the memory of those who did not survive and celebrate the indomitable spirit of those who did. Their experiences, though marked by sorrow, reveal the resilient spirit that no force of darkness can extinguish. Their perseverance and unwavering hope reflect the true essence of human dignity and strength. It was truly a rare and profound honor of my family and then chance ahead to open the doors for my Polish brothers and sisters who arrived in India. It is a matter of pride for me that the good Maharaja of Jamnagar is remembered with the greatest respect in Poland.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोलैंड के वार्सा में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति आंद्रे सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और वार्ता के बाद प्रेस वक्तव्य जारी करेंगे। इससे पहले अगर बात करें कल की, जब प्रधानमंत्री पोलैंड पहुंचे, भारतीय समुदाय से उन्होंने मुलाकात की और भारतीय समुदाय से मुलाकात के बाद उन्होंने अपना एक वक्तव्य जारी किया। क्या कुछ कहा अपने संबोधन में, आइए देख लेते हैं। साथियों, हमारे लिए ये जियो पॉलिटिक्स का नहीं है, बल्कि संस्कारों का, वैल्यूज का विषय है। जिनको कहीं जगह नहीं मिली, उनको भारत ने अपने दिल और अपनी जमीन दोनों जगह स्थान दिया है। ये हमारी विरासत है, जिस पर हर भारतीय गर्व करता है। पोलैंड तो भारत के इस सनातन भाव का साक्षी रहा है। हमारे जाम साहब को आज भी पोलैंड में हर कोई दोबरे यानी गुड महाराजा के नाम से जानता है। इस अविस्मरणीय घड़ी में मैं एक जानकारी भी आपको देना चाहता हूं। भारत जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। इसके तहत भारत 20 पोलिश युवाओं को हर साल भारत आने के लिए आमंत्रित करेगा। साथियों, 21वीं सदी का आज का भारत अपनी पुरानी वैल्यूज, अपनी विरासत पर गर्व करते हुए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया भारत को उन खूबियों के कारण जानती है जिसे भारतीयों ने सारी दुनिया के सामने साबित करके दिखाया है। हम भारतीयों को एफर्ट्स, एक्सेलेंस और एम्पैथी के लिए जाना जाता है। हम आपको बता दें कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाली विभूतियों को आज सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान करेंगी। सरकार द्वारा 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसमें युवा वैज्ञानिकों के लिए 18 विज्ञान युवा पुरस्कार, 13 विज्ञान श्री पुरस्कार और 1 विज्ञान टीम पुरस्कार शामिल है। इस बार प्रख्यात बायोकेमिस्ट गोविंद राजन पद्मनाभन को पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को विज्ञान टीम सम्मान भी दिया जाएगा। इससे पहले मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई शिक्षा नीति की तारीफ करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और इनोवेशन के समावेशन ने शिक्षा पद्धति को महत्वपूर्ण बना दिया है। फरीदाबाद में जेसी बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हरियाणा हरित प्रदेश है। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में बालिकाओं की यहां बढ़ती हुई संख्या पर खुशी भी जताई है।
उभरता अफ्रीका और तेजी से बढ़ता भारत दक्षिण सहयोग को गति दे सकता है और दिल्ली में 19वें CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये तमाम बातें कहीं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ प्रौद्योगिकी, जलवायु के अनुकूल कृषि, समुद्री सुरक्षा, संपर्क और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत अफ्रीका सहयोग के लिए अपार अवसर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अफ्रीका के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ा रहा है और देश में विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटलीकरण तेजी से किया जा रहा है। India has invested over $12.37 billion in 206 infrastructure projects across 43 African countries, impacting lives. India also provides capacity building, training and educational opportunities, reflecting its commitment to the African Union's priorities, like African Union's focus for this year's Educate an African Fit for the 21st Century. Excellencies, India is Africa's fourth largest trading partner with $85 billion in bilateral trade and $75 billion in investments. The FCTA and India's DFTP scheme offer enormous opportunities for deeper economic integration and mutual development. India, friends, the largest democracy on the planet, most vibrant and home to 1/6 humanity, has nurtured its bonds with Africa in people-to-people relations with extension of e-visa facilities to 33 African countries. Diplomatic footprint enhancing in Africa with the opening of 16 new diplomatic missions, taking the total number of Indian missions in the continent to 46, is a pointer of our growth trajectory. Excellencies, during COVID-19, India aided Africa with medical supplies and vaccines. India and Africa have strong defense ties with Indian military training and third largest UN peacekeeping contributions. India also actively participates in maritime security and has taken initiatives in African region in this direction. राजधानी दिल्ली में 19वां भारतीय उद्योग परिसंघ भारत अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव शुरू हो गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 19वें CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। हम आपको बता दें कि इस दौरान एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार ने बात की वहां मौजूद भारत और अफ्रीका के एग्जीबिटर्स से। इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सुदर्शन जी, ये बताइए व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इंडिया इन इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट इन अफ्रीकन कंट्रीज? Good afternoon. I'm Sudarshan. I represent a company called TAFE, Tractors and Farm Equipment Limited. We are the third largest manufacturer of tractor in the world. We produce and sell around 200,000 tractors every year. We are present in more than 80 countries, as you can observe. And in Africa alone, we are present in 30 countries. Definitely, and we produce tractors from 20 horsepower and up to 100 horsepower. And we are participating in this conclave for the last 10 years. So already, we are engaged with Africa because India achieved food security and self-sufficiency in food production by adopting Green Revolution, where the government has helped and all. Now Africa is on the pathway. There are a lot of potential is there, but then there are challenges. So we have overcome a lot of challenges, like the farm sizes are similar, the crops are similar, the weather conditions are similar. So whatever we have learned, we want to share the knowledge with them, and we also want to participate. For example, agricultural mechanization is very important for achieving food security.
Now, if you take the mechanization, only 20% of African agriculture is mechanized, whereas in India it's 47 to 50%. And similarly, if you take the global world, the average it's about 50. So Africa is very much behind, and we can partner, and we are already partnering with African countries to contribute for green revolution. Not only that, TAFE is also making and selling the implements and the farm machinery, the planting, harvest, post-harvest, and so many other machineries also, which will be very useful in improving the productivity. A lot of wastages happen during transportation, during harvest and all, that can be minimized. We develop a lot of high-yielding varieties of seed in India, and TAFE as a company develops integrated farming, whereby we combine the short-term, medium-term and long-term cropping along with animal husbandry. Because the problem with the farmers and the children, they are no more interested in farming because they don't get the regular income like all the office goers get that. With the integrated approach, we make them get the regular daily, weekly, monthly income, and with that they improve from subsistence farming to sustainable farming and leading towards food security in Africa. So where are you seeing India's position while 2047 as a developed country? India in agriculture sector, how India is working with African countries? Yeah, definitely. Already in the this is the 19th conclave it's happening. Over the 19 years, many Indian companies have taken the technology and their experience to Africa, and we have contributed already for that. So in the next 20 years of time, by 2047, definitely the trade will improve a lot, and we will make sure that Africa has become self-reliant, like how India was in 1960s and now how we are. From the food import to food export, after satisfying your own needs. This is what will happen in Africa, and with the help of India. And Africa will contribute for the global food security also. It will be the breadbasket for the globe from Africa. थैंक यू टू टॉकिंग टू संसद टीवी सर। थैंक यू। तो ये थे, इन्होंने बताया कि किस तरह से भारत अफ्रीका के देशों को उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, साथ ही अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है। अफ्रीका वो देश हैं जहां पर करीब वो हमसे अर्थव्यवस्था के मामले में बात करें, इकोनॉमी के सेक्टर को लेकर बात करें, टेक्निक की बात करें, तो करीब 20 से 25 साल पीछे है। ऐसे में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और अर्थव्यवस्था के हिसाब से ये प्लेटफॉर्म बेहद ही ज़रूरी है दोनों महाद्वीपों के लिए। संसद टीवी के लिए राज ठाकुर के साथ सुरेंद्र कुमार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के भारतीय विद्या भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में अंग्रेजी संस्कृत डिक्शनरी के 9 खंडों का विमोचन किया। डिक्शनरी की रचना आचार्य रघुवीर द्वारा की गई है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा में विश्वास करता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय संस्कृति का कोई मुकाबला नहीं है। These are times when institution of senior advocate to which I belong at one point of time is getting strained for dilution of professional and ethical values. An institution that should have risen according to the mechanism meant for it. Day in and day out I suffer the pain of members of this institution not living up to the standards of institution. He is a beacon, ray of hope. Why I have digressed? The country went through epochal change of getting a new legislations. The change was from Dand Vidhan to Nyay Vidhan. The change was from Danda to Data. Data in English, Danda in Hindi. That was a big change that was brought about. We are distinguished senior advocates, members of Rajya Sabha. They ought to have participated in the debate. They ought to have contributed
leading lights, I don't want to name them, because as a personal commitment and the position I hold, do not permit me to make reflections of that kind. But what pains me enormously is that these gentlemen make an outcry in public domain as if nothing happened in Rajya Sabha. When one of them said he had come out with great objections, the one who had been finance minister of this country, a regular columnist, he said, I had given my objections to the committee. I could not sleep without going through the objections. My office is prompt. They made available objections to me. The objections were in less than 3 pages. And the main objection was, there should be no penalty of death. Coming to the rescue of terrorists, rapists, enemies of the nation, and such a dichotomy in one's behavior. He happened to be in governor's seat when we had the painful incident of Nirbhaya. And that was there. The largest democracy, home to 1/6 of humanity, is getting challenges. We will withstand those challenges. But the challenges coming from within, from intelligentsia, that is unacceptable. भारत 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएगा। वर्ष 2023 में इसी तारीख को चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग पूरी की थी। इसी के साथ भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश और चांद के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश बन गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगी। इस वर्ष के उत्सव का विषय चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा है। अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। India is on the moon. On 23rd August 2023, Chandrayaan 3 made the historic landing on the moon. The Vikram as well as the Pragyan made history. This 23rd August 2024, we are celebrating the National Space Day announced by our Honorable Prime Minister to commemorate the landing on the moon, the historic landing on the moon. Celebrations across the country are organized, culminating in the first anniversary celebration of this historic day at New Delhi. I wish all of you join this celebration, be part of this celebration, and have the Space Day, the Maiden Space Day, celebrated all across the country with great enthusiasm and joy. Thank you. 3 सितंबर को राज्यसभा की 12 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए बुधवार नामांकन का आखिरी दिन था। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राजस्थान से, हरियाणा से किरण चौधरी और उड़ीसा से ममता मोहंता ने, वहीं असम से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली और मिशन रंजन दास ने बीजेपी के उम्मीदवारों के रूप में नामांकन दाखिल कर दिए। राज्यसभा उपचुनाव की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। केंद्रीय
मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू राज्यसभा उपचुनाव के लिए राजस्थान से भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन को मध्य प्रदेश से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। उच्च सदन उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। उसमें पार्टी हरियाणा से किरण चौधरी को मैदान में उतार रही है और बिहार से मनन कुमार मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। असम से पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली और मिशन रंजन दास को उम्मीदवारी दी है। बीजेपी ने महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल, ओडिशा से ममता मोहंता और त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य को मैदान में उतारा है। राज्यसभा की 12 सीटों के लिए अगले महीने की 3 तारीख को उपचुनाव होना है। और हम बता दें कि बुधवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था। सुप्रभात में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।